आपने कहा पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, तो फेडरेशन की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? बन के बैठा हुआ है वो, किसी को अंदर आने नहीं देता। कितनी इंजरीज कब कब आपको फेस करनी पड़ी? मैं अगर आपको गिनाऊं तो मेरी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ फ्रैक्चर या कोई ऐसा कट नहीं है। अगर ये कहें कि फेडरेशन को कोई मतलब नहीं है कि मेडल आता है या नहीं आता है, अपने आप को जब धनराज पिल्ले जैसे जो जिनको हम भगवान मानते रहे अपने साथ खेलने में, उनके साथ खेला हूँ, तो उनको नहीं इन्होंने रास्ता दिया। तो हमारे ऐसे ज़मीर कहते हैं ना कि एकदम से आपका खून ठंडा हो जाता है, वो इस तरीके से कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ज़्यादातर सभी लोग जूनियर में सेलेक्ट होते हैं, आप डायरेक्ट सीनियर में। 60 लोग वगैरह सेलेक्ट हुए थे प्रोबेबलिस्ट, तो मुझे वहाँ सेलेक्ट नहीं किया उन्होंने। बीइंग अ टॉप स्कोरर तब भी मुझे सेलेक्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? ये तो फेडरेशन बता सकती है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज़ को कि मैं खुद पूछ रहा हूँ अब तब से लेके अब तक कि क्या प्रॉब्लम रही। फेडरेशंस को बदला नहीं जा सकता, चैलेंजेस वो देते हैं प्लेयर को, तो अगर प्लेयर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। मेरे साथ एक प्लेयर थे, उसके फादर की डेथ हो गई रास्ते में, मतलब वो पंजाब में डेथ हो गई, तो हम रास्ते में थे तब, उसको इंटीमेशन नहीं मिला। तो कोचेस ने या फेडरेशन ने उसको बोला कि आप कैसे ऐसे हो गया कि आपको जाना है, तो उसने मना कर दिया आने के लिए। तो बोला कि जो होना था वो हो गया, उसको भी नहीं रखा ओलंपिक्स में। मुझे ये है कि हॉकी, मैं ये नहीं कहता कि हॉकी खेलो, मैं कहता हूँ कि खेलो, चाहे फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो, एटलीस्ट आप एक तो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, डिसीजंस आप ले सकते हो। 16 और 24 के बीच में आपका आगे का फ्यूचर तय हो जाता है कि आप किस तरफ जाओगे। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन जिसने डिफरेंट चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन जिनके स्पिरिट ने उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन में भी मदद की और अल्टीमेटली वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखने में कामयाब हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रीति गोयल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिन्होंने 11 साल की उम्र में हॉकी के मैदान में कदम रखा, 16.5 साल की उम्र में नेशनल खेला और 20 साल की उम्र में अपना नाम विश्व के इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया। तो मैं स्वागत करती हूँ फतेहगढ़ साहब से वाया चंडीगढ़ अपना सफ़र तय करके दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले इंद्रजीत सिंह चड्ढा का, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं हॉकी वर्ल्ड कप के, जो चंडीगढ़ हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं और जो वन स्टेप अगेंस्ट ड्रग के लिए जो ये फाउंडर हैं उसके लिए काम कर रहे हैं और इंडियन ऑयल में सीनियर मैनेजर हैं रिटेल सेल्स के। और आज इन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरह से 20 साल की उम्र में जब इन्हें काफ़ी हेल्थ के चैलेंजेस आए थे तो वो किस तरह से उससे आत्मशक्ति से बाहर निकल कर आए, किस तरह से पत्रकार की कलम से निकले हुए शब्द इनके लिए मुसीबत साबित हुए, और इसी तरह की बहुत सी दिलचस्प बातें हम आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी इंदर सर आपका। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि जैसे हमने ये सुना है कि आपके जो भाई हैं वो भी हॉकी के प्लेयर रहे हैं, आपकी बहन भी हॉकी में थी, तो वो कहीं पीछे रह गए और आपका सफ़र आगे ये किस तरह से और कैसे हुआ? कई बार ऐसे होता है कि जब छोटे को सपोर्ट करनी होती है तो बड़े की जो सपोर्ट है वो उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते जो आपके जो बच्चे को या छोटे भाई को। मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उन्होंने अपने करियर को दांव पे लगा दिया कि मुझे ज़्यादा प्रेस करके उन्होंने मुझे खिलाया आगे। एक चीज़ और जो हमने सुनी है कि शायद वो कोई मेडल लेकर आए थे और आपने उनसे वो मेडल मांगा था और उसके बाद कुछ ये किस्सा था, इसके बारे में बताएं। स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे तो वो मेरे से पहले खेलते थे, 1-2 साल पहले शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने एक टूर्नामेंट जीता तो उनको मेडल मिला। तो मैंने बोला कि ये मेडल मुझे चाहिए, तो बोले ऐसे नहीं मिलेगा, तुझे खुद का लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो बात मुझे हिट कर गई, तो मैंने वहाँ से फिर शुरू किया खेलना। तो कहते हैं ये ग्राउंड से मिलेगा, ऐसे कहीं दुकान से तो मिलेगा नहीं। तो ग्राउंड से जाना शुरू किया। जब मैं जीता तो पहला मेडल फिर मैंने उनके गले में डाला कि ये देखो मेरे वाला मेडल है अभी। यानी वो बात लग गई और वो उसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। ये जो
स्ट्रॉन्गनेस है ना, जो बातों से ही मेरे ख्याल से बंदे के अंदर आती है, जज्बा जो। बिल्कुल, और सब लोग लेते भी नहीं है इस जज्बे को, है ना। एक चीज़ और, जैसे आपकी आदत है खुद से खुद को चैलेंज लेने की। ज़्यादातर लोग करते हैं कि अगर कोई किसी के लिए नेगेटिव या एंटी रहता है तो वो उसके लिए कोई खुंदक रखते हैं, लेकिन आपकी आदत है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके ऊपर सुना था कि कुछ हमला भी हुआ था और आपने चैलेंज लिया था कि इन्हीं लोगों से मैं तालियां बजवाऊंगा। वो क्या किस्सा है? वो जब हम लोग स्कूल्स में, इंटर स्कूल होता है चंडीगढ़ में, तो टीमें बहुत होती है, जैसे काफ़ी स्कूल होते हैं, डीएवी स्कूल होता है, शिवालिक स्कूल होते हैं, मतलब स्कूल आपस में खेलते हैं चंडीगढ़ में। तो तब मुझे प्रॉब्लम आई, एक स्कूल में हमारे मैच थे, तो उनके साथ ही मैच था स्कूल में, तो उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि इसको, क्योंकि मैं गोल कर रहा था उस, यानी खींचतान शुरू में ही स्टार्ट शुरू से की हुई थी, तो उन्होंने कोशिश की कि मैं उस ग्राउंड में ना पहुंच पाऊँ। स्कूल के बाहर ही उन्होंने, उनके जो सीनियर, अंडर 14 की बात है, तो उनके जो +1 +2 के बच्चे थे, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। तो वो चाहते थे कि मैं ग्राउंड में ना पहुंचूं, ये पहुंचेगा तो गोल मारेगा। अच्छा। तो काफ़ी मेरे पे हमला हुआ। फिर मैंने टीचर्स को बताया कि मुझे सिक्योरिटी में लेके जाओ तो मैं वहाँ मैच खेल पाऊँगा, नहीं तो मुझे वो मैच भी नहीं खेलने देंगे। तो मेरे टीचर्स जाते थे साथ में स्कूल से मेरे साथ एज ए सिक्योरिटी, तो मेरे सीनियर्स, मेरे बड़े भाई वगैरह, तो ऐसे लगता था कि मैं यहाँ से तेरा शुरू हो गया, ऐसे मतलब सेलिब्रिटी की एक वो आ गई फील। तो पर लेकिन वो सेलिब्रिटी को एक परफॉर्म भी करना होता है। बिल्कुल। तो वो तो अभी स्टार्टिंग थी, तो मैं अंदर जब ग्राउंड में मैंने परफॉर्म किया, मैंने उनको हराया, हम लोगों ने, मैंने गोल किया। तो बाहर से शूटिंग कर रहे थे, हॉस्टल से भी, जो उनके स्कूल का हॉस्टल था। तो एक दिन मैंने वहीं से चैलेंज लिया फिर कि एक दिन ये हॉस्टल वाले तेरे लिए ताड़ियाँ ही मारेंगे, आज तो ये गालियाँ दे रहे हैं कि तू अगेंस्ट खेल रहा है इनके, तो एक दिन यही तेरे को अपने हाथों पे, कंधों पे उठा के सेलिब्रेशन करेंगे। तो वो नेक्स्ट 1-2 मंथ के बाद ही वहाँ नेशनल था, तो मैं चंडीगढ़ की तरफ से खेल रहा था, उसी स्कूल में मैच हुआ, तो मेरे लिए वोटिंग की उन्होंने, मैंने गोल मारा। तो जब किसी और स्टेट पे, तो वो चैलेंज मुझे लग रहा है पूरा हो गया। तो फिर मैं वहाँ यूनिवर्स को मैसेज दिया था, वो आपका पूरा हो गया कि मैं इन्हीं से तालियां बजवाऊंगा। कुछ ज़्यादा ही लगाव नहीं है आपका, कुछ इस तरह की चोटें, कुछ इंजरीज, या जैसा शुरू से लेकर आपके साथ ये चीज़ें हुई, तो कितनी इंजरीज कब कब आपको फेस करनी पड़ी? मुझे तो, मैं अगर आपको गिनाऊँ तो मेरे बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ फ्रैक्चर या कोई ऐसा कट नहीं है। मतलब हॉकी प्लेयर सभी को इंजरी होती है, तो कई मेजर हो जाती है, रिकवरी जल्दी हो जाती है, किसी का थोड़ा टाइम लगता है। तो इंजरीज ने तो काफ़ी करियर में काफ़ी रुकावटें डाली हैं। साथ भी शायद उन्हीं उलझनों ने दिया आपका। शायद मेरा इंजरी की वजह से स्ट्रांग हो गया खुद को। आप बेड पे उस टाइम पे देखते हो, जब आप ग्लैमर में होते हो, पीक में होते हो, और आप एकदम से बेड में, आपको कोई मतलब 2-2 घंटे आप सोचते रहते हो कि कैसे वापस आऊँगा, तो वो चैलेंजेस आपको स्ट्रांग बना देते हैं। पहले आप सीनियर टीम में सेलेक्ट हुए, उसके बाद आप बाद में गए, ये कैसे? ज़्यादातर सभी लोग जूनियर में सेलेक्ट होते हैं, आप डायरेक्ट सीनियर में। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं अंडर 16 नेशनल खेलने गया था, तो वहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा गोल थे, तो मुझे वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया। 60 लोग वगैरह सिलेक्ट हुए थे प्रोबेबली, तो मुझे वहाँ सिलेक्ट नहीं किया उन्होंने। बीइंग अ टॉप स्कोरर, तब भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? ये तो फेडरेशन बता सकती है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज़ को कि मैं खुद पूछ रहा हूँ अब तब से लेके अब तक कि क्या प्रॉब्लम रही। लेकिन चलो, ये स्टार्टिंग में अगर हम ऐसी चीज़ें आती हैं तो ये खुद ही बंदे को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। तो अंडर 16 में फिर वो कैंप चंडीगढ़ में लगा, तो यहाँ पे लोकल टीम से मैं खेलता था, तो हमारे साथ ही उनके मैच होते थे, तो मैं गोल मारता था उन पे। तो उनके कोच ने मुझे बोला कि आप कैंप ज्वाइन करो। मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगा कैंप ज्वाइन। अभी कैंप ज्वाइन करूँगा तो ऐसे लगेगा लोगों को कि ये किसी से कहलवा के आ गया या कोई सिफारिश इसकी लगी है, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया। तो उसी दरमियान एक टूर्नामेंट होता है MCC मद्रास में, वहाँ मैं ऑल इंडिया कस्टम से खेला, सीनियर डिपार्टमेंट से। मेरा पहला टूर्नामेंट था वो डोमेस्टिक का। तो वहाँ से कोचिस की नज़र में आया कि अच्छा खेल रहा लड़का, तो वहाँ से बातें शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने टूर्नामेंट में मुझे देखते देखते 2-4 टूर्नामेंट खेलो, वहाँ से कैंप में मेरा नाम आ गया। तो आप पहले सीनियर खेला। 16 में मुझे रखा नहीं, सीनियर खिलाया।
तो वो भी देखो एक बहुत बड़ा गैप है, 16 साल की टीम से नहीं आपको सिलेक्ट किया, वो शायद वो भगवान ने वो डेस्टिनी से निकाल दिया था कि ये 16-16 नहीं खेलना, तूने सीधा सीजन में खेलना। 11 में खेलने के बाद भी जर्मनी के लिए पासपोर्ट क्यों नहीं दिया? ये फेडरेशन की और सिलेक्टरों की बात हमें समझ नहीं आती किसी भी प्लेयर को। बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी हुए हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 ओलंपिक्स खेली हैं, तो उनको बधाई भी अच्छी नहीं दी गई, जैसे उनका रिटायरमेंट का टाइम था तो एक बता सकते थे कि आप ये आपका लास्ट मैच है, ये 5 मैच है या लास्ट टूर है आपका। तो मैं तो तब बहुत छोटा प्लेयर था, मतलब अपने आप को जब धनराज पिल्ले जैसे जो जिनको हम भगवान मानते रहे अपने साथ खेलने, मैं उनके साथ खेला हूँ, तो उनको नहीं इन्होंने रास्ता दिया, तो हमारे ऐसे। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि फेडरेशन कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहती है कि अगर एक खिलाड़ी अपनी काबिलियत होने के बाद भी अगर वो चीज़ हासिल नहीं करता तो? बिल्कुल। वो हुआ किस्सा ये था कि ओलंपिक्स का कैंप लगा 2004 का यूएस में, तो यूएस से वापसी आते समय हमने एक 4 नेशन टूर्नामेंट खेलना था नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में 4 नेशन टूर्नामेंट में मैं प्लेइंग की, मैंने 11 में खेला मैं जितने भी मैच से। तो ऑलमोस्ट ऑल वो 24 से आप 11 में खेलते हो तो आपको पक्का यकीन होता है कि आप सिलेक्टेड ही हो, कि आप पहले 11 में खेल रहे हो। तो फिर वो टीम वहाँ से आती है, तो एयरपोर्ट पे आके उन्होंने बोला कि जो जिस प्लेयर के हम पासपोर्ट लेंगे वो नेक्स्ट जर्मनी के बाद एथेंस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमें तो पूरे हम पासपोर्ट निकाल के बैठ खड़े हुए थे वहाँ के, हमारा पासपोर्ट आएगा, लेकिन ऐसे ऐसे पासपोर्ट पकड़ रहे थे, तब उन्होंने मेरा पासपोर्ट नहीं लिया। तो गुस्सा बहुत आया, और ज़मीर कहते हैं ना कि एकदम से आपका खून ठंडा हो जाता है वो इस तरीके से कि ये क्या हो गया, मतलब शायद बाद में लेंगे, पहले जूनियर्स के नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो बड़ा मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। तो अगर ये कहें कि फेडरेशन को कोई मतलब नहीं है कि मेडल आता है या नहीं आता है, उन्हें सिर्फ जिस तरह से आप कह रहे हो कि कुछ सिलेक्टेड के ही उन्होंने पासपोर्ट लिए, फेडरेशंस को बदला नहीं जा सकता, चैलेंजेस वो देते हैं प्लेयर को, तो अगर प्लेयर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। अगर कोई अच्छे काम के लिए भी, अगर हम कभी काफ़ी जगह पे जैसे टीम इकट्ठी भी हुई कि ये गलत हो रहा है या फलाना, फिर उनमें से 3-4 प्लेयरों को बाहर निकाल दिया गया। 98 एशियन गेम से उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई फेडरेशन के खिलाफ, तो वो प्लेयर बाहर हो गए। चाह तो सभी इकट्ठे होके बात करें, उसमें से 2-4 बात करते हैं तो 2-4 अंदर की बात बाहर कर देते हैं, तो वो सारी एक मेरे ख्याल से टीम पूरी बनती नहीं है। वो एक फेडरेशन, प्लेयर्स और सभी को इकट्ठे होकर चलना चाहिए, तो मेडल आ सकता है। लेकिन आपने तो खुद एक कोच की तरह भी तो काम किया है, तब आपको कहाँ लगता है कि कहाँ कमी कहाँ पर है? जैसे जो प्लेयर खेलता है वो तो ग्राउंड में वो 4 लाइनों के अंदर बहुत मेहनत करता है, और जो किसी ना किसी हद तक फ़र्क ज़्यादा नहीं होता, 19-20 का फ़र्क होता है। जो 19 वाला होता है वो थोड़ा ग्राउंड के बाहर ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो फिर उसकी मेहनत जो बाहर करता है, वो उसकी मेहनत की हुई वो फिर जो 20 वाले हैं उन पे काफ़ी प्रेशराइज है, मतलब कोचिज़ पे प्रेस डालते हैं वो, तो कोचिज़ को फिर जो 20 वाले हैं उनको बाहर निकाल के 19 वालों को खिलाना पड़ता है। तो ये मैं महसूस तब किया मैंने जब मैं चंडीगढ़ का कोच बना। तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को था कि चंडीगढ़ को, कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से रिलेटेड है चंडीगढ़, तीन स्टेटों के प्लेयर खेलते हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के खुद के प्लेयरों की कई बार उतनी वैल्यू नहीं पड़ती जितनी बाहर के प्लेयरों की पड़ जाती है। तो कभी आते हैं फ़ोन, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा टेन्योर इसलिए छोटा रहा कोच का कि मैं वो खुद पे लेके कि मेरे को निकालने के लिए भी तो कभी फ़ोन आया था, तो मैं अच्छे प्लेयर को बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो मैंने वो चैलेंज लिया। एक किस्सा भी था ना कि धूप बहुत ज़्यादा है, ये क्या किस्सा था? वो एक्चुअली जब मैं टीम को लेके गया वहाँ पे, तो क्योंकि खेलते खेलते मैं 16-17 में छोड़ी हॉकी, तो मैं तभी मुझे फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने बोला कि आपको कोचिंग करनी है चंडीगढ़ के लिए। तो क्योंकि हॉकी से टच था एकदम से, तो मैंने उनको हाँ कर दी। पर जब ये किस्से आए कि ऐसे ऐसे होता है, तो फिर मैं थोड़ा दिल टूट गया, क्योंकि दूसरे बंदे साथ में ज़्यादा जुड़ जाते हैं और अच्छा बंदा अकेला रह जाता है।
तो तब वे मैं टीम लेके गया, तो वहाँ पे भी चैलेंज शुरू हो गए। तो वहाँ पे पहले मैच में हमारा एक मैच था बड़ी टीम के साथ, तो बड़े प्लेयर थे, ओलंपियन थे, उन्होंने बोला कि हाँ भाई खेलने आया, धूप बहुत है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं खिलाने आया हूँ इस बार, तो कोई बात नहीं। तो वो हमसे हार गए मैच। तो फिर मैंने उनको बोला जाके, मैंने कहा भाई साहब धूप बहुत थी इसलिए शायद आपकी टीम हार गई। तो वो शुरू से चैलेंज लेने की आदत थी, मैं थोड़ा बड़ा बोला भी था, क्योंकि ऐसे थे कि कोई किसी की सपोर्ट नहीं ली। सपोर्ट जब आप खुद अपनी करते हो या आपकी फैमिली आपके पीछे खड़ी है, तो वो चैलेंजेस आप ले सकते हो। कुछ शायद जैसा आपने बोला कि बड़बोले ज़्यादा थे आप, तो शायद उसी का कोई खामियाजा भुगतना पड़ा था जब आपसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये काले और पीले रंग का मास्क क्यों पहनते हैं, वो क्या चीज़ थी? एक्चुअली मेरे थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी यूएस खेलने के बाद। यूएस मैं वहाँ पे एक टूर्नामेंट खेलते हैं हम, कैलिफोर्निया कप, तो वहाँ से स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि आप डायरेक्ट जो ना धूप सूरज को नहीं फेस कर सकते। तो मैं दो चिदी में पड़ गया कि फिर खेलूंगा कैसे, सारे मैच तो धूप में होते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे एक मास्क का बोला कि मास्क डाल के खेल लो आप, भी आपकी स्किन डायरेक्ट पे धूप नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं इंडिया में खेलने आया, तो लुधियाना में मैच चल रहा था, तो मैंने गोल किया। तो प्रेस रिपोर्टर मेरे पास आया मैच के बाद, तो बोला कि आप ये मास्क डाल के खेल रहे हो, क्या सीन है इसका? तो मैंने बोला कि ये मैं इसलिए डालता हूँ। मैंने तो उसको हंसी मजाक में बात कर रहा था कि कोई सिलेक्टर ना देख ले मेरे को, दोबारा सिलेक्ट कर ले इंडिया टीम में। तो उसी ने वही बात उसने पेपर में नेक्स्ट डे, जब मेरे पापा का फ़ोन आया कि तू कैसे इंटरव्यू दे रहा है, तो मैंने कहा मैंने तो उसको जस्ट एक मजाक में बात बोली थी, लेकिन वो पेपर में आ गई। वो मैं कटिंग भी है उसकी। कुछ आपके साथ कलम हमेशा भारी पड़ी है ना? अगर पत्रकार की कलम की ही बात करें तो वो क्या किस्सा था कि उसका खामियाजा इतना भुगतना पड़ा कि आपको लाइफ के ऊपर आपके बात आ गई? वो हाँ, वो एक किस्सा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में एक मैच था हमारा, वो हम मैच हार गए अनफॉर्चुनेटली। तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम है वर्ल्ड की, तो कभी हार कभी जीत तो होती रहती है स्पोर्ट्स में। तो वो एक सेलिब्रेशन जैसे फंक्शन हो रहा था मैच के बाद, टूर्नामेंट का लास्ट मैच था वो। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हम लोग 4-5 लोग यंग लड़के थे, तो कोई बात पे हम हंस पड़े। वो जनरली कोई बात थी, मतलब ऐसा कोई था नहीं का कि कोई किसी पे हंस रहे हैं, लेकिन वो उसने फ़ोटो खींच ली हमारी हंसते हुए, तो वो फ्रंट पेज पे आ गई। तो फ्रंट पेज पे उसने वो चीज़ इस तरह से उसने खबर पेश की कि हारने के बाद भी इनको मजाक सूझ रहे हैं। तो वो हमारे प्रेसिडेंट होते थे KPH गिल साहब, तो उनको फीडबैक मिली कि लड़के टफ़ नहीं हैं, तो इनको थोड़ा टफ़ बनाना चाहिए। तो वो पुलिस में थे, तो उन्होंने उसी तरीके से फिर जैसे ही हमारी टीम एयरपोर्ट से उतरी, हमें घर भी नहीं जाने दिया, सीधा वहाँ से मानेसर कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पे फिर हमारी ट्रेनिंग करवाई उन्होंने। तो क्योंकि बीइंग अ प्लेयर हम फिट तो होते हैं, लेकिन वो जो हडल्स वो क्रॉस करते हैं कमांडोज, जिसमें काफ़ी कमांडोज की डेथ भी हो जाती है, तो उन्होंने वो ट्रेनिंग भी हमें करवाई। तो जो आपकी ट्रेनिंग थी, जो आपको BSF के कैंप में भेजा गया, किस तरह की ट्रेनिंग थी और इतनी टफ किस तरह से? वो जैसे एयरपोर्ट से हमें वहाँ भेजा, तो हमें तो बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था कि, हमें तो था कि ट्रेनिंग जैसे प्लेयर्स की होती है वैसे भगाएंगे या वैसे जो ट्रेनिंग वो करवाएंगे। लेकिन जैसे ही हमें उन्होंने हमें बैरक होते हैं उनके, एक बैरक्स में रखा दिया। हम कहते कि टीम आई है, तो हमने बोला अच्छा कोई गेस्ट हाउस होगा इनका, होटल टाइप। तो उन्होंने ऐसे 16 बेड लगे हुए थे मंजे टाइप, तो एक कूलर उस तरफ लगा हुआ था, एक कूलर इस तरफ लगा हुआ था, तो घड़े पड़े हुए थे पानी के। तो हमने बोला कि हमें बिस्लरी वगैरह बोतल तो दो, लेकिन वो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे ही, वो मतलब उन्होंने हमें बिल्कुल सिपाही की तरह ही ट्रीट किया। तो हमारे बीच में से कईयों ने बोला कि इंडिया टीम है, मतलब कहते कोई इंडिया टीम नहीं, आप हमारे यहाँ सिपाहियों की तरह ही रहेंगे। तो वैसे जैसे पुलिस का एक ऑफिसर उनको सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं, उसी तरीके से हमें रखा उन्होंने 40-45 दिन। 40-45 दिन की ट्रेनिंग? हाँ, खाने के लिए भी जाना, तब भी लाइन में जाना 3-3, जैसे रंगरूट होते हैं वैसे। तो हम तो प्लेट और डिब्बा हाथ में लेके
हम तो चलो वो प्लेयर छोटे एज के थे, वो हमने देखा वो जो अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न सारे जिनको मिले हुए हैं वो भी हमारे साथ थे, तो हम तो कुछ शर्म थोड़ी कम होगी। हाँ, तो उन्होंने भी एक हम मोटिवेट किया, पिल्ले भाई साहब ने भी मोटिवेट किया कि टफ टाइम वो, क्योंकि हर दीवार पे वहाँ लिखा रहता था मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो वो लाइन एक दिमाग में ऐसी घुस गई, अब भी इतनी क्लियर निकली है जुबान से, है ना, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, बस वो उनकी लाइन इतनी बार बोलते थे हर दीवार पे जहाँ से टर्न करना मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो वो वैसे वो लाइन ने हमें बहुत साथ दिया। टफ टाइम में मैच होते थे तो वो कोच के मुंह से भी वही बात निकलनी, प्लेयरों के मुंह से भी, वो हमारे अंदर ही घुस गए ब्लड के वो वर्ड। तो ट्रेनिंग ये थी कि रस्सों से इस तरफ से उस तरफ खाली बीच में, तो दीवार के ऊपर से यहाँ से जंप करके दूसरी तरफ दीवार पे खड़ा होना है, रस्सा चढ़ना है 26 फीट का, तो आग की वो आग लगाई हुई है, बीच में से पोल है, पोल के ऊपर से भागते हुए जाना है, अगर गिरो तो आग में जाओगे आप। तो एक ऐसे रूम बंद किए हुए, उसमें उन्होंने एक विस्फोटक धुआं सा कर दिया, तो उसके बीच में से दीवार को पकड़ पकड़ के जाना है। मुझे लगता था कि हॉकी छोड़ दी हमने, हम कमांडो बन जाएंगे, अब देश के काम आएंगे किसी जंग में, ऐसी फीलिंग आ गई मुझे। वहाँ से जो मैंने जो बारिश हुई एक दिन पहले, तो वो रस्से गिल्ले हो गए जिसको पकड़ के हम ऊपर चढ़ते थे, तो वो मुझे सीन बहुत बार मेरे वो जहन में आता है कि मैं रस्सा पकड़ के गया ऊपर, और जिसमें पैर फंसा के हमने दूसरी तरफ जाना था, वो जैसे मैंने एक हाथ में रस्सा ये पकड़ा और दूसरे को टर्न कर रहा था, तो ये हाथ से स्लिप कर गया, तो वहाँ से मैं नीचे गिरा। उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के लिए वो सैंड थोड़ी सी एक दो तसला कहते हैं जिसको, वो रखा हुआ था, तो वो नीचे आके गिरा मैं। मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं था कि मोटाई ज़्यादा नहीं थी कि आपको कवर अप कर पाए? हाँ, मुझे बाउंस नहीं मिला, मुझे वहाँ चोट लगी। उसके बाद मैं उठ के भी मैं दोबारा चढ़ के मैं दूसरी तरफ गया। बॉडी वार्म थी तो पता नहीं, बॉडी वार्म थी तो पता नहीं चला। तो होता ऐसे है कि हॉकी प्लेयर हैं जो उसमें आपको बैंड होके खेलना है ग्राउंड में, तो वो चोट लगी हुई थी, तो वो बैंड होके खेलते रहे वो 40-45 दिन। एक तो वैसे ही था कि यार कहीं ऐसा ना बोल दें कि ऐसा टफ चैलेंज दे दिया इनको भागने के लिए, फलाना कि ये भाग गया। तो एक वो अंदर से वो चीज़ भी मुझे थोड़ा थोड़ा पेन कभी होता था तो आइसिंग कर लेते थे, डॉक्टर को दिखा देते थे, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड या कोई ऐसा उन्होंने रिकमेंड भी नहीं किया। तो उस इंजरी ने, मतलब इंजरी के बाद भी आप ट्रेनिंग करते रहे? क्योंकि तब एक यंग एज थी और वो इंजरी इतनी हुई भी नहीं थी, मतलब होगी अंदर लेकिन बाहर पता नहीं चला। तो उस इंजरी ने काफ़ी मतलब एक ऐसी स्टेज बना दी कि पैरालाइज होने का डर हो गया, तो बेड पे चला गया 1 साल 1.5 साल। 1 साल बेड पर? कितना टफ था वो टाइम, और क्या लगता था बेड पर लेटकर? कहते हैं जो इस तरह से, खास तौर पर अगर हम प्लेयर की बात करें या किसी जवान की बात करें, तो कुछ घंटे भी वो नहीं बैठ सकता, बट एक लंबा टाइम बेड पर होना। मेरे ख्याल से वो सभी की लाइफ में आता है, कभी ना कभी कोई टफ टाइम, प्लेयर्स के तो आता ही है। तो मुझे अपना पता है, मुझे पता और के भी बहुत आया, किसी को कोई मेजर इंजरी हो गई या किसी कोई कैंसर से या ट्यूमर से भी टफ टाइम किसी ने देखे हैं, तो वो समझ ही नहीं आती क्या सोचता बंदा। दोस्त से निकल कर कैसे आया, या फिर कैसा लगता था कि अब शायद खेल नहीं पाऊंगा कभी? मतलब मैं तब खेलता था, मुझे स्टाइलिस्ट प्लेयर भी मिला, लोग फॉलो करते थे तब मुझे उस एज में भी, 20 साल की उम्र, 20 साल की एज में भी। तो वो चीज़ सारी छूट गई। आपकी फैमिली साथ में खड़ी, आपकी जो दोस्त होते बचपन के, तो लेकिन आप वो स्टेज जो छोड़ के आए हो वो आपको याद आती रहती है कि मुझे वहाँ खेलना था। तब तो मैं एक मेजर टूर्नामेंट में ओलंपिक्स 2000 वाले कैंप में मैंने लगाया, वर्ल्ड कप खेल चुका था, गोल्ड मेडलिस्ट था। तो मेरे बेड पे भी बड़े मुझे न्यूज़पेपर में खबरें आती रहती थी कि ये ठीक हो रहा है, फलाना हो रहा है, ऐसे मतलब पता किसी को भी नहीं था इतना ज़्यादा कि अंदर क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है।
तो मैं सेंटर टेबल पे 6 महीने मैं सेंटर टेबल पे सोया हूँ, क्योंकि बेड पे उस तरीके से आपकी बॉडी, आपको एक गर्दन और पैर दोनों लगे हवा में होने चाहिए, तब आपकी बैक नीचे लगती है। तो मदर ने बड़ा साथ दिया, पेरेंट्स ने, फैमिली ने। तो फिर धीरे धीरे जैसे लोग मिलने आते थे, कई कोचेज़ भी मिलने आए, तो कोई डॉक्टर आया, कोई, उन्होंने कभी कभी किसी ने कुछ बोला कि बाहर तो तुझे खुद ही आना है, कोई तुझे पकड़ के बाहर नहीं लेके आ सकता। तो जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला, जिसको पहले मैंने दिखाया, जब इंजरी ज़्यादा होगी तो उसने बोला कि या तो तेरे लेग्स काम करना बंद कर देंगी और या तेरा एक साइड रुक जाएगा। तो मुझे पता नहीं मैं कौन सी उसको चैलेंज दे के आ गया डॉक्टर को कि आप एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं वापस आऊँगा टीम में। यानी फिर से वो जो खुद को चैलेंज देने की आदत थी वो यहाँ पर काम कर गई। तो मैंने उनको बोला कि मैं उस दिन सेलेक्ट होके पहले आपके पास आऊँगा। कोचेज़ ने बोला कि ये आपको निकालनी पड़ेगी बात दिमाग से, धीरे धीरे आप वॉक करना शुरू करो, क्योंकि यूरिन में ब्लड आ रहा था, लेकिन इतना 3-4 पेन किलर ले रहा था, इसका इलाज रेस्ट ही है। और वो भी सिर्फ 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र में, तो अभी तो शादी वादी भी नहीं हुई थी। जैसा कि प्लेयर्स के साथ तो ज़्यादातर रहता ही है ना कि हाँ कि अब गोल्ड मेडल भी आपने लिया है, तो कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग, तो कोई इस तरह का किस्सा कि किसी की ज़्यादा आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर या आपका कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर? मुझे याद है कि बोलते थे कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, कई क्वेश्चन पूछे मुझे कई चैनल्स पे। सबसे पहले आता है क्वेश्चन ये। तो आप शादी कब कर रहे हैं, तो यही बोलते थे कि भाई वो तब भी वही खुद के चैलेंज के साथ कि सिर नहीं उठाया जब तक इंडिया नहीं खेले, तो कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था और कि कहीं और जाना है। तो वो एक लक्ष्य था कि पहले देश के लिए खेलना है, मतलब वो भी रास्ता मिल गया है। तो अगर इससे भटक गए तो फिर दोबारा तो ये जाने नहीं वाली, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है 16 और 24 के बीच में आपका आगे का फ्यूचर तय हो जाता है कि आप किस तरफ जाओगे, अब जाओगे भी या नहीं जाओगे, सारा कुछ वहाँ लिखा है 16 और 24 के बीच में। तो मैं उसी एज में था, 16.5 में मैं इंडिया खेला, तो वो एज चल रही थी। तो मैं अगर इससे भटका तो फिर भटक जाएंगे। लोगों ने काफ़ी इस स्टेज पे आगे कॉलर खड़े किए हैं, तो काफ़ी मात भी खाई है, काफ़ी निकल भी गए हैं, लेकिन जब आप उस इंजरी से बाहर निकले तो कितना मुश्किल और आसान था दोबारा खुद को उस जगह तक लाना जहाँ से आप एकदम गिरे थे? मुझे याद है, जब मैं शायद मेरी पुरानी परफॉर्मेंस से मैं रिकवरी के उसमें था कि मैं धीरे धीरे रनिंग करना शुरू कर दिया था, मेरी पोजीशन चेंज हो गई थी। मैं पहले सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, काफ़ी टूर्नामेंट्स में मैं बेस्ट स्कोरर निकला। तो वो चैलेंज था, क्योंकि अगर आप फ्रंट लाइन में खेलते हो तो आप अग्रेसिव होने चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, आपकी बॉडी की मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। तो वो ख़त्म हो चुकी थी, तो वापस उस पोजीशन पे मुश्किल था क्योंकि स्पोर्ट्स में ये है कि अगर आप 6 महीने के लिए बाहर होते हो, 6 महीने तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप 1 महीना बाहर हो तो आपकी जगह कोई और ले लेता है। तो वो तो वहाँ तक बने रहने के लिए लगातार मेहनत की जरूरत। मुझे वो लाइन अभी भी याद है कि टीम में आना मुश्किल तो है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, टीम में रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो कौन मेंटर रहे, किसने आपका उस टाइम ज़्यादा साथ दिया कि वहाँ से उभर कर आने के लिए? कहते हैं ना किसी के पीछे कोई ना कोई पावर या कोई मेंटर कोई रहता है। उस समय वहाँ से उस स्टेज से दोबारा ऊपर तक लाने में किसकी सहभागिता ज़्यादा रही? मेरी मदर। कभी मैं टीम से बाहर होता था तो बोलते थे, मैं बोलता था मम्मा टीम से बाहर हो गया, तो बोलते थे कि कभी तूने भी तो किसी को टीम से बाहर किया था। तो हुआ क्या कि विदाउट एनी टूर्नामेंट खेले उन्होंने मुझे ओलंपिक्स के 22 लोगों में सिलेक्ट किया आफ्टर इंजरी। तो वैसे तो बोलेंगे मैं फेडरेशन के खिलाफ बोलता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी अच्छा भी बोल देता हूँ कि शायद कभी याद आ गया अच्छा टाइम। तो 22 में गया, तो चैलेंज था ओलंपिक्स का कैंप, कोई छोटी बात तो नहीं होती, सभी पीक में होते हैं। तो लेकिन पोजीशन मैटर्स करती थी, और मैं खेलता भी उस पोजीशन पे था जहाँ पे धनराज पिल्ले जी खेलते थे। तो मुझे याद है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब मैं 16 साल का टीम में आया तो यहाँ पे एशियन गेम्स का कैंप लगा हुआ था।
तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग वो प्रैक्टिस करते थे, जैसे वो बाहर जाते थे ग्राउंड से कुछ डाइट वगैरह लेने के लिए या थोड़ा रेस्ट के लिए, तो हम लोग ग्राउंड में घुस जाते थे खेलने के लिए। तो दिनाज पिल्ले जी ने मुझे देखा खेलते हुए, मेरे भी थोड़े लंबे बाल थे, मैं उनको देख के मतलब काफ़ी उनके स्टाइल को फॉलो करता हीरो था यानी आप? या तो वो बोलते थे कि उनका तरीका था ना, क्योंकि महाराष्ट्र थे, अब ओए इधर आ। तो मैं गया, मैं शायद गुस्से होंगे मुझे, तो बोले कि तू अच्छा खेलता है यार, तो मेरे रूम में आना, मेरे से स्टिक लेके जाना। अच्छा। तो उन्होंने मुझे अपनी स्टिक भी दी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने बोला कि तू एक दिन इंडिया खेलेगा। तो मेरे साथ के प्लेयर कोचिस ने भी सुना, तो वो मुझे तो उसको तेरे को बोल के गया वो इंडिया खेलेगा, इसका मतलब उसकी इतने ओलंपिक्स वर्ल्ड कप खेला है, उसकी कोई नज़र तेरे पे पड़ गई, कोई भगवान की वर्डिंग है वो, तो खेलेगा एक दिन इंडिया। तो नेक्स्ट ईयर ही मैं सेलेक्ट हुआ इंडिया टीम के लिए। तो फिर उनकी जुबान भगवान की जुबान बन गई। तो मैंने भाई साहब बोले मुझे, जब मैं टीम में सेलेक्ट हुआ वहाँ पे, तो बोले कि मैंने तुझे बोला था कि इंडिया खेलेगा, लेकिन इतनी जल्दी खेलेगा ये तो मतलब सच हो गई बात। ये कहीं सुनने में आया था, शायद आप ही के मुंह से कहीं सुना गया था कि टीम में जब भी किसी को निकालने की बात आती थी तो ठीक है जी, पंजाब से ज़्यादा है, अगर एक से कम हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? वो ऐसे है कि पंजाब ने हमेशा डोमिनेट किया हॉकी में। तो उसमें ये होता था कि अगर एक टीम में, जैसे हम वर्ल्ड कप खेले तो उसमें 16 में से 10 लोग पंजाब के थे। तो कहीं ना कहीं वो एक, जैसे रेसलिंग में या बॉक्सिंग में हरियाणा आगे रहता है, वो एरिया वाइज ना, लेकिन पंजाब में तो हॉकी पहले ही, हमारे से पहले भी 8-9 लोग खेलते रहे हैं। तो ऐसा होता था कि साउथ के, वेस्ट के या ऐसे टीम बनती है तो सभी को रखा जाता है। तो हम जैसे ही देखते थे कि 10 प्लेयर पंजाब के हैं, तो उसमें से एक अगर निकाल भी देंगे तो 9 रह जाएंगे। तो वो बारी हमारी आती थी। आप ये भी बोलते थे कि जैसा आपने बोला था, बड़ बोले बहुत, है ना, कि पेंसिल बड़ी है, अब मैं नहीं जाऊंगा, है ना? क्या था वो मामला? वो लास्ट कैंप था, मुझे याद है, जब मैंने छोड़ा, बड़ा मुश्किल डिसीजन था। मुझे बुलाया गया था खुद ऑन रिक्वेस्ट कि आपको खेलना है दोबारा। मैं एक बार छोड़ दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, 2 टीमें बना दी, कभी ये कर दिया, मैं तंग आ चुका था इस चीज़ से। तो मुझे एशिया कप में बुलाया कोच ने, तो मैंने बोला कि आप वैसे ही करोगे जो पहले होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप टीम में होंगे। मैं अच्छा खेल रहा था तब, जब मैंने छोड़ा तब भी उन्होंने मुझे 40 दिन का कैंप लगाया। 40 दिन के कैंप के बाद टीम के लिए नाम भेजा उन्होंने मेरा, मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने नहीं भेजा। तो वो कहते हैं कि वो टीम में भेजते थे, उधर से पेंसिल के साथ नाम कट करके आ जाता था। तो फिर आके बोलते थे मुझे कि यार उधर से कट कर दिया तेरा नाम। तो वो कहते देख मैं दोबारा भेज रहा हूँ। तो क्योंकि बीइंग अ सीनियर प्लेयर तो डिस्कस होता ही है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा जी। तो उन्होंने फिर दोबारा भेजा, तो उन्होंने फिर दोबारा काट दिया नाम। तो मैंने उनको बोला कि मैंने सीधा बोला उनको, टीम तो लग बात है, मैंने बोला मुझे आप नेक्स्ट कैंप में मत बुलाना। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला कि पेंसिल इतनी बड़ी होती है कि ये घिसते घिसते इसको 5-7 साल लग जाने हैं, तो आप मेरे को घिसा दोगे 40 दिन का कैंप लगा के। तो फिर मैं वहाँ छोड़ के आ गया। रिग्रेट है किसी चीज़ का ज़िंदगी में? रिग्रेट ओलंपिक्स में नहीं न खेलने का रिग्रेट है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि हमारे साथ के जो वर्ल्ड कप खेले हैं उसमें से जब मैं कई बार लिस्ट निकालता हूँ तो बहुत लोग नहीं खेले ओलंपिक्स जो डिजर्विंग थे। मेरे साथ एक प्लेयर थे, उसके जब हम आपको बताया अमेरिका से वापस आए नीदरलैंड, तो उसके फादर की डेथ हो गई रास्ते में, मतलब वो पंजाब में डेथ हो गई, तो हम रास्ते में थे तब, उसको इंटीमेशन नहीं मिला। तो कोचिज ने या फेडरेशन ने उसको बोला कि आप कैसे ऐसे हो गया कि आपको जाना है। तो उसने मना कर दिया आने के लिए, फादर की क्रीमेशन के लिए। तो बोला कि जो होना था वो हो गया। वो चाहते थे कि मैं ओलंपिक्स में खेलूं, तो वो नहीं आया क्रीमेशन पे। तो टीम में था वो, लाइक वही 11 में वो भी खेल रहा था, तो उसको भी नहीं रखा ओलंपिक्स में। तो उसके हमारे नाम की टी शर्ट भी बनी।
मुझे तो वो यहीं छोड़ गए थे, जर्मन जाते समय उसको जर्मन लेके गए, एक स्टेप मेरे बाद उसको निकाला टीम से। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसे हुए। तो फिर वो मेरे वाला दर्द छोटा हो जाता है जब ऐसे दर्द लोगों को, कि उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया और उसके बावजूद वो ओलंपिक डिजर्विंग था वो। तो शायद यही कहीं वजह तो नहीं है, जैसे अब आप हॉकी में गोल्ड मेडल भी लेकर आए हैं ना, वर्ल्ड कप आपने जीता। सबको क्रिकेट का पता होता है कि क्रिकेट ने वर्ल्ड कप कब जीता, इंडिया ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप कब जीता, बट हॉकी का नहीं पता होता। तो क्या यही वजह आप इसको समझते हैं, कुछ और? व्यूअरशिप है, जो आप देखो कि आप किसी भी चीज़ को दिखाते रहोगे तो वो लोगों को याद रहेगी। जैसे आप देखो कन्फेक्शनरी स्टोर में भी जाते हो या ऐसी चीज़ें लेने जाते हो तो वो आपको चीज़ बार बार वो कंपनीज मार्केटिंग करती रहती है उस चीज़ की, तो वो चीज़ जो ज़्यादा दिखाएगा वो ज़्यादा बिकेगी। लेकिन जगह जो क्रिकेट ने अपनी बनाई है वो हॉकी नहीं बना पाया जीतने के बावजूद। वही कह रहा हूँ कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट उनकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से है। 1983 में वर्ल्ड कप जीते हैं, तो उसके बाद सबको पता है तो इंडिया 1975 में वर्ल्ड कप जीता, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि पहले पंजाब के प्लेयरों को निकाल देते ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा होते थे। तो हॉकी ने ज़्यादा जीता है। हॉकी ने इतने 8 ओलंपिक्स के गोल्ड जीते हैं, एक वर्ल्ड कप जीता है। तो हमारा जो दौर हॉकी का खराब वो 83 में वर्ल्ड कप जीते, हम 80 में ओलंपिक्स जीते, लेकिन उसमें काफ़ी देशों ने बाइकआउट किया हुआ था। तो उसके बाद वो ग्राउंड चेंज हो गए, टर्फ ग्रास से टर्फ पे आ गई, तो हमारा वो नीचे को ग्राफ चला गया, उनका वो ऊपर को चला गया, वो गैप बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने व्यूअरशिप जो है लोगों में, उन्होंने अपनी मार्केटिंग की। और मेरे ख्याल से क्योंकि हॉकी अगर 11 बंदों ने खेलनी है तो 11 बंदों के पास हॉकी होनी चाहिए। तो 2 बेटे हैं आपको, किसी को डालोगे हॉकी में, भेजोगे? हाँ, मेरा बेटा छोटा हॉकी खेले, बड़ा सॉकर खेल रहा है। तो बेटी मेरी मतलब अभी तो छोटे हैं वो, 7 साल के 7.5 साल के हैं, ट्विन्स हैं, बेटा बेटी, और बड़ा बेटा 13 साल का वो फुटबॉल खेल रहा है। मुझे ये है कि हॉकी, मैं ये नहीं कहता कि हॉकी खेलो, मैं कहता हूँ कि खेलो, चाहे फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो, एटलीस्ट आप एक तो मेंटली बड़े स्ट्रांग हो जाते हो, डिसीजंस आप ले सकते हो। दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत है स्पोर्ट्स में। आपने कहा ऐसा एम्प्लॉयमेंट बहुत है ना, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को खेलने ही नहीं देते। क्या करोगे खेल के, पढ़ लो। आपके लिए कितने चैलेंज थे, और अगर मैं कहूँ तो आगे बच्चों के लिए कितना सही डिसीजन है कि गेम में जाए ना जाए? ज़्यादातर यही होता है, बच्चा अच्छा भी खेल रहा होता है तो टीचर्स भी यही बोलते हैं कि क्या करोगे बेटा, पढ़ लो, खेल के क्या करोगे। डर, लोगों का डर, जो अंदर का डर है ना, वो उनको मारता रहता है। आप देखो इंजीनियर्स कितने बनते हैं, हार्डली 1-2 इंजीनियर का पता होता है कि वो उसने ये बिल्डिंग बनाई है या उसने ये ब्रिज बनाया है। प्लेयर सभी अपना नाम बना जाते हैं। खेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस स्टेज में पहुंचना टफेस्ट है, क्योंकि आप देश के लिए अगर खेल रहे हो तो आप अगर 11 में खेल रहे हो तो मीन्स आप 140 में से 11 में सिलेक्ट हुए हो। इंजीनियर तो हर स्टेट में बनते हैं, कितने भीड़ में आप छुप जाते हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो आपको स्पोर्ट्स ऐसा जरिया है कि आप जल्दी आप दिख सकते हो। आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपके लिए खुद कितना मुश्किल था, या आपको घर से कितना प्रेशर या कितना आपको हेल्प मिली कि आप सिर्फ गेम में ही निकल गए? नहीं, आपको क्योंकि गेम में मैं दिख गया। पढ़ाई में ये था कि सारी फैमिली पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरे फादर लॉयर हैं, ब्रदर दोनों लॉयर हैं, मेरी सिस्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट थी तीनों। फिर बोला नहीं गाने कम्मा का गेम में चला हुआ है? नहीं, वो ऐसे होता था कि मैं घर में जिस भी रूम में घुसते थे तो पढ़ ले ऐसी आवाजें आती थी। तो उस चक्कर में फादर तो कई बार मुझे बोल देते थे कि यार तू कमजोर सी BA कर ले, मतलब पासिंग जैसी। तो मैं बोलता था, वो चैलेंज वही फिर आ जाता था कि नहीं, मैं फर्स्ट डिवीजन में करूँगा। फर्स्ट डिवीजन में मैंने ग्रेजुएशन की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने MBA भी की है। हाँ, पढ़े लिखे प्लेयर हैं। पढ़े लिखे तो मैं जब भी किसी ग्राउंड में जाता हूँ तो बच्चों को हाथ मिलाता हूँ, तो उनको बोलता हूँ खेलना ज़रूर है, साथ में पढ़ना है। आपका दिमाग भी खुलता है, आप अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकते हो। आपको बोलना नहीं आएगा तो आपकी कोई बात भी नहीं सुनेगा। अगर आप प्लेयर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं प्लेयर नहीं होता तो वैसे तो मैं ऐसा हो ही नहीं सकता था, मैं प्लेयर ना होता
तो मैंने तो वो दूसरा प्रोफेशन छोड़ दिया खुद ही। तो मैं फिर दूसरा प्रोफेशन कौन सा? मैं फिल्म इंडस्ट्री में होता हूँ। अच्छा, कैसे? तो मुझे काफ़ी कोई किस्सा इससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा या कुछ? मुझे याद है कि मैं हमारे स्कूल्स के टूर्नामेंट होते हैं, दिल्ली में नेहरू टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ पे मुझे एक फ़िल्म की ऑडिशन के लिए बुलाया था। वाह। तो मुझे याद है उस दिन हमारा मैच था पाकिस्तान के साथ, स्कूल लेवल का। अभी तो चैलेंज हो गया, तो ऑडिशन में जाऊंगी। वो मैच, क्योंकि मैच खेलना बड़ा ज़रूरी था। आप उस जगह पे पहुंच गए हो कि जो आप चाहते हो लाइफ में, और दूसरी ऑप्शन तो एकदम से आई। अगर मुझे लगता है अगर उसके लिए अगर मैच ना होता फिर मैं निकल गया होता। वहाँ जाके क्या पता किसी डायरेक्टर के घर के बाहर बैठे होते, ना कुछ शिट होते या कुछ होते। इसमें तो रिग्रेट तो नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आपने दूसरा रास्ता चुना तो आपने उसमें अचीव किया है। अगर ना अचीव कर पाते फिर रिग्रेट रहता बहुत ज़्यादा। तो रास्ता तो वही था, लेकिन ये बीच में मैं इस तरह पता नहीं कैसे वो भाई के साथ चैलेंज हो गया। तो भाई को मेडल मांगा, तो अगर भाई दे देता शायद वो मेडल से संतुष्टि हो जाती। तो मुझे मेडल लेना था अपना। तो फिर वो वर्ल्ड का गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल लेके भगवान ने हमारे इतनी रिस्पेक्ट मिली है लोगों से। आप शुरू से स्पोर्ट्स के पीछे भागे, है ना? मेडल एंड ऑल, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी आपने झेली, इंजरीज भी रही, फिर भी अक्सर आप कहते हो कि स्पोर्ट्समैन का ठप्पा नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? वैसे कि जैसे अभी डिपार्टमेंट्स में जाते हैं या कहीं पे भी कैजुअल सा लिया जाता है कि शायद स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि डिसीज़न लेना मुश्किल होता है, जो हम वो ले सकते हैं। और स्पोर्ट्समैन एक डिसीजन ले सकता है। वो डिसीजन ऐसे ले, जब हमने खेलते हुए ऐसे डिसीजन लिए हैं, तो वो टाइम के साथ हम क्यों नहीं डिसीजन ले सकते। तो मैं एक चैलेंज के साथ जॉब कर रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ। तो वो जब बोलते हैं कि हमारे स्पोर्ट्समैन है वो, तो मुझे लगता है कि पहले मुझे स्पोर्ट्समैन कहलवाना अच्छा लगता था, तब ये हटाना मुझे अच्छा लगेगा। कि भविष्य में खुद को कहाँ देखते हो? मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ। आपने कहा पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, तो फेडरेशन की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? गंदगी तो वहाँ भी है, वहाँ भी साफ कर सकते हो। अगर वहाँ की साफ करोगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है स्टूडेंट्स, जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए? मुझे लगता है वहाँ पे जो एक ग्रुप बन के बैठा हुआ है वो किसी को अंदर आने नहीं देता। बट वो तो सभी जगह है। लोगों के द्वारा चुना जाऊँगा तो बेहतर है कि लोगों की आवाज़ बन के वहाँ पहुँचूँगा, फिर वहाँ से मतलब लंबा रास्ता चूज कर रहे हैं, जाना वहीं है, सफाई वहीं की करनी है। सफाई तो देखो, हम लोग बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत है। जितनी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स है वहाँ इतनी पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स नहीं। तो हम वहाँ उससे चोट खाए हुए हैं, वहाँ पे लड़े हैं लोगों से, तो हक के लिए लड़े हैं। तो फिर अब क्यों ना लड़े, लोगों के लिए क्यों ना लड़े। लोगों ने, सोसाइटी ने मुझे बनाया है, तो सोसाइटी के लिए क्यों ना करूँ कुछ। मैं चाहता हूँ वहाँ ग्राउंड बने, गांव में ग्राउंड हो। अभी भी वही कल्चर है, गांव में 5-6 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलती। शहरों की तरह तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो, अगर आपका खुद का गांव का ग्राउंड है, तो आप अपने गांव के लड़कों के साथ क्यों नहीं खेल सकती वहाँ पे। हैप्पीएस्ट मोमेंट लाइफ का जिसको बार बार जीना चाहोगे? मैं ग्राउंड में ही, मुझे ग्राउंड, अगर ग्राउंड में मुझे दोबारा लाइफ मिले तो मैं फिर बोलूँगा कि मुझे वो इसी 16 साल में लेके जाए और मैं दोबारा खेलूँ चैलेंज लेके। तो वो चाहता हूँ दोबारा चाहता हूँ कि जब अभी ओलंपिक्स के मैच चलते हैं या वर्ल्ड कप के मैच चलते हैं तो खेलूँ। कुछ गलतियाँ करी हैं? बहुत गलतियाँ हुई हैं। अगर हम खुद नहीं गलतियाँ मानते तो फिर हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। गलतियाँ की हैं, गलतियों को सुधारा भी खुद ही। मैसेज क्या देना चाहोगे? खुद पे विश्वास रखो, और कुछ भी कर सकता है बंदा। हर एक चीज़ बंदे ने की है, कंप्यूटर भी बंदे ने बनाया, रोबोट भी उसने ही बनाया, लेकिन मतलब उसी से डर रहे हैं हम। खुद को हम इतना कमज़ोर कर रहे हैं कि सारी चीज़ें मशीनों पे डाल दी हमने, खुद हम कर नहीं रहे कुछ भी। तो जब सारा कुछ हमने बनाया तो फिर हम क्यों पीछे हट रहे हैं। तो
चैलेंज लो आप खुद लाइफ में। लोग तो 1 घंटा नहीं निकालते अपने लिए, पैसे पैसे के पीछे घूम रहे हैं, पैसा तो खुद ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से पैसा जिसके पास है वो सुकून ढूंढ रहा है, जिसके पास सुकून है वो पैसा ढूंढ रहा है। तो वो चैलेंज आपको ही लेना है। भागोगे, मैंने कई लड़कों को सुना है कि बोले शादी कब कर रहे हो, शादी नहीं करनी, तो वो चैलेंज से भागते हैं। शादी चैलेंज है? चैलेंज उनको लगता है ना जो कहते हैं नहीं करनी, हमने तो कर ली। आपने वो चैलेंज ले लिया। तो यही है कि चैलेंज एक्सेप्ट करो, चैलेंज अपने से बात करो। मैं अभी बेटे को भी बोलता हूँ कि जब तक खुद से बात नहीं करेगा, खुद को चैंपियन नहीं मानेगा, तो कोई तेरे को चैंपियन नहीं मानेगा। थैंक्स इंदर, आप यहाँ पर आए और आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया और बहुत सारी चीज़ें आपने अच्छी बताई भी, कुछ हमने भी सीखी और उम्मीद है हमारी ऑडियंस भी सीखेगी। और इसी शुभकामना के साथ कि जो भी आपने आगे चैलेंज लिए हैं या आप राजनीति में जाना चाहते हैं या जो भी आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।